साहब आपने क्लास नहीं नो मैम, क्लास नहीं लिया था, 2 क्लास नहीं लिया मैंने कल। तो दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट थी, तुमने दोनों छोड़ दी। दोनों क्लासेस में ही हमने पूरा कार्डिक साइकिल एक तरीके मैम। से। डाटा खत्म हो गया था फोन का। हाँ तो वो तुम रिकॉर्डिंग में देख लेना, मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया है। वो दोनों क्लासेस लिंक्ड है ऑलमोस्ट, और पूरे में हार्ट और हार्ट की पंपिंग या जैसे वर्किंग होती है ना, वो ओवरऑल कवर्ड है। तो आप उसमें देख लेना एक बारी, और नहीं समझ में आएगा थोड़ा बहुत तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे आगे पीछे करके। तो आज देखते हैं, जो देखो, तो मेन पोर्शन तो इसका कवर हो चुका है। लास्ट का 2-3 टॉपिक बचे हैं। ईसीजी हमने पढ़ लिया था। आज देखते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स देखेंगे। रेगुलेशन एक टॉपिक है, और एक लास्ट टॉपिक है फिर डिसऑर्डर्स या डिजीजेस जो है आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले देखते हैं ब्लड वेसल्स। देखो, ब्लड वेसल्स अगर हम बोलें तो नॉर्मली हमें पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। एक है हमारी आर्टरीज, और एक क्या है, वेन्स। ठीक है, ये हमें सबको बेसिक सी जानकारी पता है। आर्टरीज की अगर हम बात करें, मैम आप कुछ बोल नहीं रहे क्या कि हमें, मेरे को आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही? मैम आ रही है। मैम आ रही है। किसको नहीं आ रही? ज्वाइन कर लो बेटा दोबारा। जिसको आवाज नहीं आ रही रीज्वाइन कर लो, आपके साइड कुछ नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, देखो, बेसिक 2 तरीके की ब्लड वेसल्स की हमें नॉलेज है। ठीक है, हम यूजुअली बात भी करते हैं जैसे, तो एक हो गई आर्टरीज और एक हो गई हमारी वेन्स। ठीक है, आर्टरीज अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आर्टरीज का फंक्शन है ब्लड को हार्ट से लेकर जाना। ठीक है, हार्ट से बाहर लेकर जाना, अवे फ्रॉम द हार्ट, ब्लड को हार्ट से लेकर जाना। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज का यही फंक्शन है। वेन का इससे ऑपोजिट है, ब्लड को हार्ट में पोर करना। ठीक है, हार्ट में डालना बोल सकते हैं, पोर करना बोल दो, या बोल दो इनटू द हार्ट। ठीक है, ये एक और बार रिपीट कर रही। देखो ना, हिंदी में लिखा भी है मैंने, फिर से बोलते हैं। तो 2 तरीके की ब्लड वेसल्स हमें पता है, एक है आर्टरीज, एक है वेन्स। ठीक है, आर्टरीज का काम जो होता है वो है कि ब्लड को हार्ट से लेके जाना, जब हार्ट हमारा पंप कर रहा है। ठीक है, हार्ट पंप करेगा, जैसे ये वेंट्रिकल थे या आर्टरिया था। ठीक है, हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा, तो वेंट यहां से जो ब्लड बाहर निकलेगा वो कौन लेकर जाएगा, वेन्स के थ्रू या आर्टरीज के थ्रू? आर्टरीज के थ्रू। यहां पे हमेशा आर्टरी के थ्रू ही ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है, बाहर लेकर जब जाना है हार्ट से ब्लड को, तो आर्टरीज लेकर जाती हैं। सही है, अगर ब्लड को हार्ट में डालना है, जब भी ब्लड आता है तो एट्रियम में आता है ना पहले, फिर वेंट्रिकल में जाता है। तो ये कौन काम करता है, ये करती है वेन्स काम। ठीक है, तो डालने का काम कौन करता है, वेन्स, और आर्टरीज करती है ले जाने का काम। ठीक है, हार्ट के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक जनरल कॉन्सेप्शन ये भी है, मतलब जनरल कॉन्सेप्शन यानी कि मोस्टली ये बात सही है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इस बात का कि आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन से फिल्ड ब्लड वो कैरी करेंगी, और जब यहां से लेके जाएंगी तो वो कहाँ लेके जाएंगी, बॉडी के पास लेके जाएगी ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि 2 आर्टरीज हैं। ध्यान है, जब हमने सीक्वेंस पढ़ा था कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो करेगा, ध्यान है या फिर से बताऊं? नहीं तो चीज समझ नहीं आएगी, फिर बोलो जल्दी। पल्मोनरी आर्टरी मैम फिर मैम। से बता दो। याद है ना पल्मोनरी आर्टरी वाली बात? हाँ ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आर्टरी वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ अकेली ऐसी आर्टरी है जो कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन, और ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलरली अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन इसके पास भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
सही है, ये ऑपोजिट है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स आर एक्सेप्शंस, तो ये याद रखना है। सही है, और ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी यहां से लेके जाएगी राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से कहां लेके जाएगी? लंग्स में, फॉर ऑक्सीजनेशन। इसलिए इसके पास जो ब्लड है लेकर ही जा रही है ब्लड, लेकिन कैसा लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, और पल्मोनरी वेन ये वाली वेन है जो कहां से ला रही है ब्लड? फ्रॉम लंग्स। तो दीज बोथ आर एक्सेप्शन, ये याद रखना है पहली पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स के बारे में। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि ब्लड वेसल्स क्या करती है, एक ब्लड लेकर जाएगी अदर पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट्स तक, और एक क्या करेगी? ब्लड को पार्ट्स ऑफ द हार्ट यानी कि हार्ट में लाकर डालेगी, उनको हम बोलते हैं वेन्स। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है देखो आर्टरीज और वेन्स का, वो सिमिलर है। ठीक है, तीनों में, दोनों में क्या होती है? तीन तीन लेयर होती है, तीन लेयर से ये तीन दोनों बनी है, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, पहली लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, इसको ट्यूनिका इंटरना भी बोल देते हैं। इंटरना से ही पता लग रहा है कि इंटरनल लेयर की ये बात कर रहे हैं। तीन लेयर है इसमें, देखो डायग्राम में, ये थर्ड लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इसको 1 लिख लेते हैं। ट्यूनिका इंटीमा, ये कैसी लेयर है? इनर मोस्ट। ठीक है, सेकंड लेयर है, या हम जिसको बोले मिडिल लेयर है, ट्यूनिका मीडिया, नाम से पता लग रहा है मीडिया यानी कि मिडिल में है वो। ठीक है, और आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्नल लेयर है, आउटर लेयर है। ठीक है, ये कैसी है? आउटर, आउटर मोस्ट भी बोल सकते हो। सही है, तो इसको ऐसे कंसिडर करो जैसे सिंपल एक पाइप। ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल ब्लड को फ्लो करवाने में हेल्प कर रही है ना, तो इसको ऐसे समझ लो जैसे कोई पाइप टाइप का ही स्ट्रक्चर है और उसमें क्या कर रहा है? ब्लड बह रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनका। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो लेयर है ट्यूब का, वो तीन लेयर से मिलकर बना है। आउटर मोस्ट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया, और जो इंटरनल लेयर है वो है ट्यूनिका इंटीमा। अब यहाँ याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि कौन सी लेयर किससे बनी है। सबसे अंदर वाली लेयर देखते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ये किससे बनी है? ये बनी है स्क्वैमस सेल्स से। स्क्वैमस सेल्स होती है फ्लैट सेल्स, फ्लैट और थिन सेल्स होती हैं। ठीक है, इनका स्क्वैमस सेल्स का काम ही ये है कि किसी भी जैसे इंटरनल ऑर्गन्स की लेयर्स बनाना। ठीक है, जो लेयर होगी सबसे अंदर की लेयर होगी वो स्क्वैमस सेल्स बनाती है। ठीक है, थिन लेयर का एक फॉर्मेशन करेंगी। ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट, यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है मान लो, ब्लड किसके कांटेक्ट में होगा? डायरेक्ट इंटीमा के कांटेक्ट में होगा ना, क्योंकि वो सबसे अंदर वाली लेयर है। सही समझ आई बात? किसके कांटेक्ट में होगा? बाहर वाली के कांटेक्ट में तो होगा नहीं, ब्लड अंदर फ्लो कर रहा है। तो इनर मोस्ट जो लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है? हमारा ब्लड है। ठीक है, किसका बना है ये? स्क्वैमस एंडोथीलियम। एंडोथीलियम जो टर्म है वो इनर मोस्ट, एंडो क्या होता है? जैसे एंडोडर्मिस सुना होगा ना, एंडो का मतलब भी इनर मोस्ट ही होता है, इनर लेयर। ठीक है, तो एंडोथीलियम ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लेयर को ही बोलते हैं। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ब्लड वेसल की, या डिफरेंट जो भी कोई स्ट्रक्चर है रिलेटेड टू वेसल्स ही, हाँ ठीक है, उसको ही बोलते हैं एंडोथीलियम, इनर मोस्ट लेयर। सही है, दूसरा है इंटीमा मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। मीडिया से पता लग रहा है इट इज द मिडल लेयर। ये किसका बना है? स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स का प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिक फाइबर्स क्या प्रोवाइड करेंगे? इलास्टिसिटी, या हम बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसको? ब्लड वेसल्स को, और बेसिकली आर्टरीज को। ठीक है, ट्यूनिका टर्म दिया हुआ है, साइंटिफिक टर्म मान लो इसको आप, रिलेटेड टू ब्लड वेसल। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि ट्यूनिका, जैसे वो नहीं होते लैटिन वर्ड्स और जर्मन वर्ड्स टाइप के, जर्मन तो नहीं होते, लैटिन वर्ड्स जो होते हैं जैसे वो डिनोट करते हैं, कुछ इंग्लिश में कुछ मीनिंग होगा इसका। जैसे ट्यूनिक वर्ड होता है ना, ट्यूनिक, ट्यूनिक सुना है किसी ने? ट्यूनिक इन द सेंस मुझे लगता है लेयर्स के ही आता होगा, कंफर्म करके बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, चलो, तो फिर क्या होता है? सेकंड लेयर क्या है? मिडिल लेयर, मिडिल ट्यूनिका मीडिया। इसका काम है इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ये क्या करती है? जैसे ये रेड वाली आपको दिख रही है। अब आर्टरीज में क्या है?
आर्टरीज अगर वेन्स के कंपैरिजन में देखे, दे आर मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, इनका क्या होता है, इंटरनल डायामीटर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर कितना है इस पे डिपेंड करता है कि डायमीटर आर्टरीज का इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो आर्टरीज को क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जिससे क्या हो कि ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो कर सके और कोई वेसल में कोई डैमेज ना हो। अब आर्टरी क्या कर रही है, आर्टरी ब्लड वेसल को लेकर ब्लड को लेकर जा रही है, कहां से, हार्ट से लेकर जाती है, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वेन्स, क्योंकि वहां पे फोर्स से ब्लड आ रहा है। जब यहाँ पे पंप करेगा हार्ट, तो फोर्स के साथ आर्टरी में ब्लड आएगा। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ती जाएगी, टिश्यू के पास पहुंचेगी, सेल के पास आर्टरी पहुंचेगी, तब प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन हार्ट के आसपास जो आर्टरी में एकदम से ब्लड का फ्लो हो रहा है, उसमें प्रेशर होता है हाई। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कि ब्लड वेसल डैमेज भी ना हो और प्रेशर को ठीक तरीके से मैनेज कर पाए, कंट्रोल कर पाए, इसलिए आर्टरीज का डायमीटर इंक्रीज और डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द ब्लड। तो देखने की बात यह है कि आर्टरीज में मिडिल जो लेयर होती है ना, वो ज्यादा होती है, थिक होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू वेन्स। सही है, ये बात समझ में आ गई कि क्यों होती है। और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है मिडिल लेयर को, इलास्टिक फाइबर्स। हाँ, लेयर ऑफ टिश्यू ना, हाँ, कवरिंग से रिलेटेड। जैसे वैसे भी सेंस में बोल देते हैं, किसी कपड़े की लेयर को भी ट्यूनिक बोल देते हैं। ठीक है ना, पहले बोलते थे, अब पता नहीं तुम लोगों ने सुना नहीं सुना। समझ आ गई बात। तो मिडिल लेयर का क्या काम है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना ब्लड वेसल को। आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, यानी कि एक्सटर्नल लेयर। ये किसकी बनी है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स आर इंपॉर्टेंट। कोलाजन फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी मिडिल लेयर ने दी कि ऊपर नीचे क्या हो, फ्लो के अकॉर्डिंग आर्टरी मैनेज करे अपना साइज। लेकिन साथ में क्या चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कि कहीं ब्रेकेज ना हो, कहीं पे क्या हो, डिस्टॉर्शन ना हो। ठीक है, उस स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए ब्लड वेसल के आउटर मोस्ट लेयर जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो हेल्प करती है। ठीक है, और उसमें भी कौन, स्पेशली कोलाजन फाइबर्स। तो ये याद रखना है किसमें कौन सा फाइबर है, इलास्टिक फाइबर इसमें है, इसमें कोलाजन है आउटर मोस्ट में, और स्क्वैमस सेल्स है किसमें, अंदर वाली लेयर में जो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि ट्यूनिका मीडिया किसमें थिन है, वेन्स में थिन है, और आर्टरीज में क्या होती है, थिक लेयर होती है। ये देखो तुम्हारी बुक में भी बनाए डायग्राम, ये वाला देखो, ये इधर वाला, ये फर्स्ट वाला आर्टरी का है, ये वेन हो गई। ठीक है, तो इसमें देखो कितना थिक लेयर है मिडिल वाला। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर का चेंजेस देखे तो वो आर्टरीज में बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वेन्स के में क्या है, कांस्टेंट फ्लो है फिर भी। ठीक है, इसमें क्या है, ये थिन है लेयर। सही है, तो ये बेसिक डिफरेंस है आर्टरी और वेन में। लास्ट हम बात करें क्या वेन्स ऐसे क्यों है, क्या बोल रहे हो, वेन्स का जो डायग्राम है वो ऐसा क्यों है? इसका जो ल्यूमेन थिन होता है, इसका ल्यूमेन बड़ा होता है। किसका, वेन्स का ल्यूमेन होता है बड़ा। ठीक है, आर्टरीज का ल्यूमेन होता है नैरो। ल्यूमेन मतलब जो ये मिडल स्पेस है जिसमें फ्लो करेगा ब्लड, ये जो स्पेस है ना ल्यूमेन, ये लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, हॉलो स्पेस है। ठीक है, तो वो आर्टरीज में कम होता है और ल्यूमेन में, इसमें वेन्स में ज्यादा होता है, तो मे भी शायद इसलिए बनाया है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आर्टरीज में फ्लो कर रहा है ब्लड, ठीक है, डायरेक्शन हो सकती है, एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम वेन्स की बात करें, वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्स आर प्रेजेंट टू कंट्रोल, ठीक है, फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, इसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करेंगे, जैसे हमने पीछे भी देखा था, हार्ट में देखा था ना, वॉल्स आर देयर ऐसे करके, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। तो वो क्या करते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो करने में सपोर्ट करते हैं और बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। सिमिलरली वेन्स में भी सम वॉल्स आर देयर, वो ये काम करेंगे। तो मैं भी शायद इसलिए दिखाया हो, ऐसा कोई इस पर सब्जेक्टिव नहीं है कि ऐसा क्यों बनाया है इन्होंने। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी कुछ नहीं बना, एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखो अपना, ये देखो इसमें ऐसे ही बनाया है, इसमें सिंपल गोली, वैसे गोली बनाते हैं। बस क्या डिफरेंस है, डिफरेंस आपको जो ये मिडिल लेयर है, स्मूथ वाला लेयर है, इसकी लेयर्स का ध्यान रखना है। ठीक है,
ये किसमें, आर्टरी में थिक बनेगी लेयर स्मूथ मसल्स की या मिडिल लेयर, और इसमें बनेगी थिन। दूसरी बात ध्यान रखनी है डायग्राम बनाते हुए कि वेन का ल्यूमेन जो हॉलो स्पेस है जिसमें ब्लड फ्लो करेगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ब्रॉड होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आर्टरी में वो थिन होता है। सही है, ये दोनों डिफरेंस आपको ध्यान रखने हैं अगर डायग्राम बनाने को इनके सब्जेक्टिव पेपर में आपके आता है, ठीक है। अब एक चीज और बची, जैसे हम बोल रहे हैं कैपिलरी, यहाँ पे देखो डिफरेंस दिया है तीनों का, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है। कैपिलरी में क्या है, अभी हमने देखा कि 3 लेयर्स हैं, ठीक है, आर्टरी में भी और वेन में भी, लेकिन कैपिलरी में क्या होता है, कैपिलरी में सिर्फ इनर मोस्ट लेयर होती है, बाहर की दोनों क्या है, एब्सेंट है, सिर्फ इनर मोस्ट इज प्रेजेंट। और इनर मोस्ट कौन सी है, कौन सी है इनर मोस्ट, ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना, ठीक है। सिर्फ अंदर वाली जो लास्ट लेयर होती है जिसके ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, कैपिलरी में सिर्फ वही होती है, ठीक है, बाहर की दोनों एब्सेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कैपिलरी के लेवल पर ही डिफ्यूजन होता है, उसमें पढ़ा था ब्रीदिंग वाले चैप्टर में। ब्रीदिंग वाले चैप्टर में हमने ये देखा कि जब ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन करना है, एल्वियोलाई के पास ब्लड आया तो यहाँ पर क्या होता है, ये ब्लड तो लेकर आई आर्टरी, लेकिन क्या होगी, ये अंदर डिवाइड हो जाएगी, और जो हमारी अल्वियोलाइज थी वो कैसी थी, वस्कुलराइज थी ना, तो इन पे क्या प्रेजेंट था, ये ऐसे करके, ये कैपिलरीज आर देयर, ठीक है, ये कैपिलरीज ही थी। और वहां पे क्या हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा था, ऑक्सीजन अंदर आ रही थी, CO2 बाहर जा रही थी। तो जब भी डिफ्यूजन आप देखोगे ऐसे ही वहां पर होता है, ब्लड टिश्यूज, जब ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या होता है, वहां पर भी डिफ्यूजन होता है, तो वहां पे भी क्या होता है, कैपिलरी के लेवल पर ही होगा, आर्टरी से नहीं निकल पाएगा। आर्टरी तो क्या है, थिक है काफी, उसमें 3 लेयर है, तो उसमें सब्सटेंस क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता ना, अंदर आ सकता है। जब भी आप डिफ्यूजन देखोगे एल्वियोलाई के लेवल पर या कैपिलरी के लेवल, वो टिश्यू के लेवल पर, सेल के लेवल पर, तो हमेशा जो डिफ्यूजन होगा वो कैपिलरी के लेवल पर ही होगा, ठीक है। और होता क्या है, आर्टरी, आर्टरी तो है, आर्टरी से भी पहले होता है एओर्टा जो हमने कल डिस्कस करा था, ठीक है, जो हार्ट से डायरेक्ट निकल रही है आर्टरी उसको हम बोलते हैं एओर्टा, वो सबसे बड़ा एक तरीके से आर्टरी आपका, ठीक है। उसके बाद वो डिवाइड हो गई, एक कार्डियक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है और बाकी आर्टरीज में, ठीक है। जो कार्डियक आर्टरी है वो तो हार्ट को सप्लाई करेगी ब्लड, जो दूसरी आर्टरीज है वो बाकी बॉडी को सप्लाई करती है, ठीक है। जैसे जैसे ये टिश्यू के पास पहुंचेगी आर्टरी, ये क्या होती जाएगी, थिन होती जाएगी, ठीक है, इसका डायमीटर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और लेयर्स भी थिन होती जाएंगी, आप ऐसे मानो। आर्टरी डिवाइड हो जाएगी आर्टीरियोल्स में, ठीक है, आर्टीरियोल्स फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट क्या है, ये कैपिलरी, ये बहुत थिन है, और इसी से क्या होगा, फिर डिफ्यूजन होके जो ब्लड है और न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर निकलेंगे और सेल के अंदर डिफ्यूज होके चले जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई बात, ऐसा नहीं होता कि पूरी आर्टरी ही लेके जा रही है, वो क्या हो रही है, वो डिवाइड हो रही है मल्टीपल टाइम्स, तो जैसे जैसे थिन होती जाएगी उसको फिर हम आर्टीरियोल्स बोलेंगे, फिर हम लास्ट में क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। तो जो भी डिफ्यूजन होता है, यहाँ देखो इसमें लिखा है, और न्यूट्रिएंट्स का वो किस पे होता है, कैपिलरीज के लेवल पर होता है, बाकी ये क्या कर रही है, सिर्फ सप्लाई करने का काम कर रही है, ठीक है। आर्टरी और आर्टीरियोल्स ब्लड को लेकर जा रही है वहां तक, ठीक है। यही चीज यहाँ पर लिखी है कि सेमी परमेबल वॉल होती है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। और आर्टरीज के केस में हम कैसा ब्लड लेते हैं, हमेशा ऑक्सीजनेटेड, एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। वेन्स में वही चीज कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये सब डिस्कस कर लिया हमने। ये सेकंड पॉइंट है ल्यूमेन का, इनका कैसा होता है, स्मॉल और नैरो, वेन का कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। वॉल कैसी होती है, आर्टरीज की थिक होती है, मिडिल लेयर कैसी थी, थिक थी, स्मूथ मसल्स का कैसा था, काफी थिक लेयर है, और इसमें क्या होती है, थिन होती है लेयर, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सी है, एओर्टा, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स टू अवॉइड द ब्लैक फ्लो, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखने हैं, वैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है इतना, उसमें सिर्फ 3 लेयर्स के नाम दिए हैं, तो ये 3 लेयर के नाम तो याद रखने ही रखने हैं, और ये किससे बनी है ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक बोलो। मैम कैपिलरी को भी ब्लड वेसल कंसीडर कर सकते हैं? हाँ है, वो ब्लड वेसल ही, क्योंकि ब्लड को तो लेकर आ ही रही है ना, ब्लड वेसल का ही कैटेगरी है,
ठीक है। ब्लड वेसल को मेजर जो हम आर्टरी और वेन्स में बोलते हैं, लेकिन इनके भी क्या है अंदर क्लासिफिकेशन है, आप ऐसे मान लो जैसे आर्टरी में क्लासिफिकेशन हो गया आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज, ऐसे ही वेन्स में क्लासिफिकेशन होता है वेन्यूल्स और वेना केवा। तो वेन्यूल्स क्या होती है, वेन्यूल्स माइन्यूट होती है वेन से भी, ठीक है, और वेना केवा वेन से बड़ी होती है, जो डायरेक्ट हार्ट में पोर करती है ब्लड, ठीक है। एओर्टा है मेजर आर्टरी जो हार्ट को ब्लड से देखो यहाँ देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, देखो एक बार यहाँ देख लेते हैं। जैसे हार्ट से ब्लड लेकर जो जाएगी और जो लेकर आएगी वो थिक होनी चाहिए ना, वो एकदम बड़ी और मजबूत, एक तरीके से बोल लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाली आर्टरी चाहिए आपको या वेन चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी के लिए वो एक बार में ब्लड लेकर निकल रही है। यहाँ से जो आर्टरी ब्लड लेकर निकलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो पूरी बॉडी के लिए ब्लड लेकर निकल रही है और प्रेशर के साथ निकल रही है, तो ये क्या मजबूत होगी ना, या बड़ी आर्टरी होगी, तो इसको बोलते हैं एओर्टा, ठीक है, मेजर ब्लड वेसल, ठीक है। और जो लाके डालेगी वो तुम सोचो कि सारी बॉडी से लेकर आ रही है, तो कितना सारा ब्लड उसे डालना है, और उसमें भी क्या होगा अमाउंट भी ज्यादा है, और उसको क्या चाहिए थिक भी होना चाहिए। तो ये क्या होती है, ये होती है वीना केवा। और वेना केवा के फिर दो पार्ट होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। सुपीरियर किससे लेकर आती है, अपर बॉडी पार्ट से, अपर बॉडी से, और इंफीरियर वेना केवा लेकर आती है लोअर बॉडी पार्ट से, और ये दोनों ज्वाइन करके किसमें डाल देती है, वेना केवा में नहीं डालती, इनकी ओपनिंग अलग अलग होती है दोनों, ठीक है। तो ऐसे इनका डिवीजन है। और एओर्टा जो एक बार में ब्लड लेकर हार्ट से निकल रही है, बाद में ये डिवाइड हो गई कोरोनरी आर्टरी में, एक मेजर होती है कोरोनरी आर्टरी, और बाकी जो होती है वो बॉडी को सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, तो हार्ट के लिए एक स्पेशल अलग से निकल जाती है, ठीक है। और बाकी बॉडी के लिए फिर बाद में डिवीजन होते रहेंगे, जैसे जैसे क्या होगी आर्टरी आगे बढ़ेगी, या बॉडी में जैसे हार्ट से निकली, हार्ट से निकल के उसे मान लो पैर तक पहुंचना है, ठीक है, पैर के जो सेल है वहां पे उसको क्या ऑक्सीजन सप्लाई करनी है, तो पूरी आर्टरी थोड़ी जाएगी नीचे तक, वो डिवाइड होती रहेगी, एक ब्रांच एक पैर में चलेगी, एक दूसरे पैर में चलेगी, ऐसे डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो एक बार वो कहलाएगी फिर आर्टीरियोल, और जब बिल्कुल टिश्यू या सेल के पास पहुंच जाएगी तो वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड हो जाती है ऐसे, उसको फिर हम बोलेंगे कैपिलरीज। और इन कैपिलरीज से क्या होगा, फिर डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन CO2 जो भी ट्रांसफर करना है वो सब ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? यस मैम। चलो तो फिर आगे देखते हैं, एक टॉपिक है डबल सर्कुलेशन, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ये हमने थोड़ा सा पढ़ा था, यहाँ दोबारा देखते हैं एक बारी। देखो डबल सर्कुलेशन किसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा जैसे सब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसमें भी आ सकता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन और डायग्राम, ठीक है। डबल सर्कुलेशन तब बोलते हैं जब हार्ट से ब्लड 2 टाइम्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। एक सिंगल एक सर्कुलेशन में, या बॉडी तक हार्ट से निकल के बॉडी तक जब ब्लड सप्लाई होगा तो वो हार्ट से 2 बार ही पास हो रहा है, 2 टाइम्स, ठीक है। और इस 2 टाइम्स में 2 तरीके के ही सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन में 2 तरीके के सर्कुलेशन है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, और एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इनमें क्या क्या है ये आ सकता है, ठीक है। जैसे हम हमारे पास क्या है, 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, राइट एट्रिया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। साइकिल स्टार्ट करते हैं यहाँ से, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके गई ब्लड को, लंग्स में, लंग्स में क्या हुआ, उसको ऑक्सीजनेशन हुआ, कौन लेकर आएगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ पोर करेगी ब्लड को, वो पोर करेगी राइट नहीं लेफ्ट में, ठीक है। ये ध्यान है ना कि जो राइट वाला पोर्शन होता है उसमें रहता है सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ध्यान रखना है। राइट जो पोर्शन है इसको राइट पंप भी बोल देते हैं कभी कभी, राइट पंप में हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, और जो लेफ्ट पंप है या लेफ्ट पार्ट्स है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनमें कैसा ब्लड रहता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड,
सही है, ये ध्यान रखनी है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये ऐसे रहता है। तो पल्मोनरी वेन ने कहा पोर कर दिया ब्लड, पोर कर दिया उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट साइड में हार्ट के, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का मैंने सर्किट बनाया है कि ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकला और लंग्स में गया, लंग्स में से निकलने के बाद वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया, तो ये पूरा एक सर्कल बन गया। हार्ट से निकला ब्लड यहां से और हार्ट के दूसरे चैम्बर में जाके गिर गया या पोर हो गया। इतने पार्ट को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन हुआ ये। डबल सर्कुलेशन में पहले सर्कुलेशन का टाइप क्या है? पल्मोनरी, यानी कि वो सर्कुलेशन जिसमें लंग्स में सर्कुलेशन है, लंग्स से रिलेटेड सर्कुलेशन है, लंग्स में जा रहा है ना या एक बार ब्लड, तो इसलिए इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा हो रहा है सिस्टेमिक। उसमें क्या हो रहा है? ये लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड ऑक्सीजन वाला, अब ये वेंट्रिकल में जाएगा लेफ्ट वाले, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये निकलेगा, किसमें जाएगा? एओर्टा से, एओर्टा के थ्रू बाकी पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। बॉडी में क्या होगा? बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो गई, CO2 क्या हो जाएगी? इसमें मिक्स हो जाएगी, तो ब्लड कैसा हो जाएगा? दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ना। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवास या वेन्स क्या करेंगी? लेकर आएंगी और दोबारा से इसको पोर कर देंगी राइट एट्रियम में, समझ रहे हो? तो ये क्या है? एक तरीके से ऑपोजिट, एक राइट का एट्रियम है, लेफ्ट का वेंट्रिकल है, ठीक है, या राइट का वेंट्रिकल है और लेफ्ट का एट्रियम है। लेफ्ट और राइट ऑपोजिट है एट्रिया और वेंट्रिकल के लिए, ठीक है, सिंक में एक ही साइड नहीं चल रहा। सर्कुलेशन कैसे चल रहा है? ऑपोजिट चल रहा है, ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो मैंने सर्किट बनाया है, दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है, ये ब्लू वाला सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, और जो ग्रीन में बनाया है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक इज रिलेटेड टू बॉडी, जिसमें सर्कुलेशन बॉडी में हो रहा है, ठीक है ना, समझ आई ये बात। एक सर्कुलेशन तो लंग्स में हो रहा है सिर्फ, और लंग्स से निकल के ब्लड कहाँ आ गया? हार्ट में आ गया। एक सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी में हो रहा है, कि हार्ट से बॉडी में गया ब्लड और बॉडी से दोबारा हार्ट के दूसरे चैम्बर में आ गया, तो इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। समझ आया? बोलो भाई, सन्नाटा सा कैसे छा गया? डबल सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट, बोलो, समझ आ गई बात? बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैसा ब्लड फ्लो यस मैम। किसमें फ्लो करेगा, कहाँ कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो जो ब्लू पोर्शन है दैट इज सिस्टेमिक। सिस्टेमिक मतलब जो बॉडी में जाएगा ब्लड, जो पोर्शन हार्ट और बॉडी जिस पोर्शन से रिलेटेड है वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और हार्ट और लंग जिस रिलेटेड है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दिस इज डबल सर्कुलेशन, यही चीज यहाँ लिखी है, ठीक है, कि पल्मोनरी क्या है? रिलेटेड टू लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, है ना, और कहाँ गया? लंग्स में। वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हुई और पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक है। ये नीचे बना है देखो, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये वाला जो मैंने रेड से मार्क कर दिया। लंग्स में घूम के ब्लड कहाँ आ गया? दोबारा से हार्ट में आ गया, ठीक है, दिस इज पल्मोनरी। और सेकंड इज सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में ऑक्सीजनेटेड निकला एओर्टा के थ्रू, कहाँ गया वो? आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में डिवाइड होकर टिश्यू के लेवल तक पहुंचा। टिश्यू में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई, ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजन डेफिशिएंट, वो दोबारा से कलेक्ट होगा वेन्यूल्स, वेन्स और वीना केवा से, ठीक है, और किस में गिरेगा? आके राइट एट्रियम में, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट ऑपोजिट है, ध्यान रखना, सही है। तो ग्रीन वाला क्या है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ इसको याद रखना है, तुम्हारे एग्जाम में ये आ सकता है, सही है। तो एक हो गया डबल सर्कुलेशन, यही तुम्हारा इसमें डायग्राम में बना हुआ है, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कि हमारा जो हार्ट बीट कर रहा है या पंपिंग हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का, वो किस बेसिस पे हो रहा है, कैसे कंट्रोल होता है। देखा जाए तो जैसे हमने ब्रीदिंग में देखा था, ब्रीदिंग में क्या थे? मेडुला ऑब्लोंगेटा में सेंटर्स थे, वो कंट्रोल कर रहे थे ब्रीदिंग की इंस्पायरेशन कितना करना है, एक्सपायरेशन कितना करना है। लेकिन हार्ट के केस में ऐसा नहीं है। हार्ट के केस में क्या है? हार्ट की जो ऐसे नोड मैंने कल डिस्कस करा था,
वो क्या है, वो ऑटो एक्साइटेबल है ना, वो अपने आप अपना क्या सिग्नल जनरेट कर सकता है। ठीक है, अपने आप सिग्नल जनरेट कर सकता है सेल्फ, उसे किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है बीट करने के लिए। ठीक है, अपने आप एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और हार्ट क्या करेगा, बीट करना या पंप करना स्टार्ट करता है। तो जो कार्डियक मसल्स हैं, जो हार्ट की मसल्स हैं जिनसे ये सब चीजें बनी है, एसए नोड और एवी नोड जो कल हमने डिस्कस करे थे, इनको हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, दे आर मायोजेनिक। ठीक है, इनमें क्या है, इन मसल्स में सेल्फ रेगुलेशन है, या सेल्फ कंट्रोल बोल लो, या सेल्फ क्या बोल लो, सेल्फ ऑटो एक्साइटेड है। ठीक है, इनको कोई भी नर्वस सिग्नल की ऐसी जरूरत नहीं है कि जिससे हमारा हार्ट बीट करना स्टार्ट करे। ठीक है, तो ये दिस कंडीशन इज कॉल्ड मायोजेनिक। लेकिन क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि हार्ट क्या है, बॉडी से बिल्कुल ही सेपरेटेड है, कंट्रोल कंट्रोल कोई चीज नहीं कर रही इसको, सेल्फ कंट्रोल्ड है, लेकिन इफेक्ट हो रहा है। इफेक्ट किससे हो रहा है, नर्वस सिस्टम से। कैसे इफेक्ट होता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, ये हम नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। एक सिंपैथेटिक इधर लिख दिया। ठीक है, ये दो तरीके के नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक उस केस में बोलते हैं जैसे स्ट्रेस वाला कंडीशन है कोई, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक एक तरीके से बोलते हैं रिलैक्स कंडीशन वाला सिस्टम, जो वो काम करेगा रिलैक्स कंडीशन में। ठीक है, तो सिंपैथेटिक की अगर हम बात करें, जो स्ट्रेस वाला कंडीशन है, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं हार्ट को भी इफेक्ट करेगा। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हार्ट को रेगुलेट करती है, तो उस केस में क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है हमारी हार्ट बीट। इस चीज को आप ऐसे याद रख सकते हो, कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन है, आप डर गए या आप कहीं लेट हो रहे हो, आप भाग के जा रहे हो कि ऐसा ना हो जाए, तो हार्ट बीट इंक्रीज होती है। कोई कोई भी ऐसा कंडीशन है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी एकदम। क्यों हुआ, क्योंकि आपका पैरा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था, उसने सिग्नल भेजा कि कुछ कंडीशन ऐसा है कि क्या जरूरत है, बॉडी को ज्यादा ब्लड की जरूरत है। तो क्या होगा, हार्ट की बीट तेज हो जाएगी, हार्ट की पंपिंग तेज हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या होगा, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ओवरऑल जो आउटपुट ब्लड से हार्ट से निकल रहा है ब्लड का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस वाली कंडीशन है ये, कोई ऐसी फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसा कोई कंडीशन है। ठीक है, तो दिस इज सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। सिमिलरली पैरासिम्पैथेटिक वो बोलते हैं रिलैक्स कंडीशन है। ठीक है, स्ट्रेस से ऑपोजिट बिल्कुल। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कैसे रन करते हैं, ऑपोजिटली रन करते हैं। जब हम ये चैप्टर उसमें पढ़ेंगे ना, नर्वस सिस्टम में देखेंगे ये दोनों सिस्टम, तो आप देखना कि पूरी बॉडी ऑर्गन्स पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑपोजिट तरीके से एक्ट करते हैं। दोनों का क्या होता है, इफेक्ट बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर भी हमने देखा सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक का अगर सिग्नल आता है मसल्स के पास, तो उस केस में क्या होगा, हार्ट रेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का ये रेस्पॉन्स याद रख लेना, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि सेल्फ रेगुलेटेड है। और सेल्फ रेगुलेशन कैसे होता है ये हमने कार्डियक साइकिल में देख लिया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना। ये दोबारा से आ गई है स्लाइड्स को छोड़िए। लास्ट टॉपिक है, देखो इसमें डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो 4-5 डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, ये देखने हैं, सिम्टम्स याद रखने हैं इनके। फर्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपर टेंशन भी बोलते हैं। हाइपर मतलब हाई या इंक्रीज हो जाना किसी चीज का, तो वही चीज है यहाँ पर, हाइपर टेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो हम काउंट करते हैं 120 से 180। ठीक है, अब इसमें 120 क्या है, 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट पे देखते हैं, नॉर्मल बीपी जो होता है 120 और 180 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें 120 जो होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और नीचे जो लिखा है 180 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल क्या था, सिस्टोल इज रिलेटेड टू सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन बताया था ना, यानी कि वो प्रेशर जो कब मिल रहा है, जो आर्टरीज में तब मिलेगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
ठीक है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो एकदम से क्या निकलेगा, ब्लड आर्टरीज में आएगा। उस टाइम पर जो प्रेशर है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ये ऊपर वाला जिसको हम लिखते हैं 120। ठीक है, हार्ट ने बीट कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसके बाद रिलैक्सेशन होता था, डायस्टोल होता था ना। डायस्टोल के टाइम पर यानी कि रिलैक्सेशन, जब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, उस टाइम पर जो आर्टरीज में प्रेशर होगा दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं 80। ये नॉर्मल बंदे की बात कर रहे हैं हम, हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल में इतना मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा जिसका कितना बीपी है, एक रेंज दी गई है कि 120 की जगह 140 हो जाए और 80 की जगह 90 हो जाए, यानी कि दोनों ही प्रेशर बढ़ गए, वैसा वाला भी बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्शन वाला सिस्टोलिक भी इंक्रीज हो गया और डायस्टोलिक या रिलैक्सेशन वाला दोनों ही क्या हो गए, प्रेशर्स इंक्रीज हो गए। तो इस कंडीशन को इतना हो या इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 250 भी हो जाता है लोगों का, नीचे का 250 हो गया और ऊपर का 250 हो गया और नीचे का क्या बोलते हैं 110 हो गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब इतना होना चाहिए या इससे ज्यादा। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, लोग जो जिनको मोस्टली हार्ट अटैक वगैरह का अगर प्रेशर ब्लड प्रेशर की वजह से होता है तो उनका 250 तक भी पहुंच जाता है लोगों का बीपी। ठीक है, तो वो 250 क्या है, वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है कि जब आपकी हार्ट ने वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करा आर्टरी में, तो उस टाइम पर कितना प्रेशर था, तो नॉर्मल होना चाहिए 120। जब आपकी आर्टरी और ब्लड कुछ सब कुछ क्या है, हेल्दी है, सब कुछ फिट एंड फाइन है, और एक पहुंच गया 250, डबल हो गया ऑलमोस्ट, तो कुछ तो गड़बड़ है ना यहाँ पे। क्या गड़बड़ है, आर्टरीज में ही गड़बड़ होती है मोस्टली, कि आर्टरीज बंद हो गई भाई, ब्लॉक हो गई। ठीक है, उसमें जगह ही नहीं बची। पहले जो ल्यूमन इतना था मान लो ल्यूमन जिसमें से ब्लड फ्लो होके जा रहा था, वो कितना हो गया, वो इतना सा रह गया। ठीक है, और अभी बोलते हैं ब्लॉकेज होता क्यों है? ब्लॉकेज क्यों होता है, ब्लॉकेज होता है ड्यू टू जंक फूड, कह लो जंक फूड जो हमने खाना शुरू कर दिया है, जंक फूड भी हो सकता है, मैम फैट्स। स्मोकिंग से भी होता है ना? किससे, हाँ स्मोकिंग भी एक मेजर कॉज है, स्मोकिंग डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं कि कुछ कंटेंट्स या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे होते हैं कि उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है, मेजर रीजन है स्मोकिंग भी। बेसिकली जैसे बुक्स वगैरह में लिखा होता है तो फैट्स है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, कुछ कैल्शियम है ना, इन सब चीजों के डिपोजिशन से क्या होता है, जो हमारा अंदर का जो ल्यूमन स्पेस था वो क्या हो गया, वो धीरे धीरे इसमें क्लॉट्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ब्लड को फ्लो करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही, हार्ट तो उतनी तेजी से भेज रहा है, लेकिन आगे कैसे बढ़ेगा ब्लड जब जगह ही नहीं है, जान पूरा पाइप बंद है, तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो दिस कैन बी अ रीजन। सही है, तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपर टेंशन भी बोलते हैं। सही है, इसमें याद तो ये इसको रखना, ठीक कैसे कर सकते हैं? इस कंडीशन में ये होता है कि इनिशियली जैसे हाई बीपी को ट्रीटमेंट के लिए तो वो देते हैं, थिनर्स देते हैं, जो मेडिसिन वगैरह होती है ना, उसमें ब्लड थिनिंग की क्या होती है, मेडिसिन होती है कि आप कभी कभी ये होता है ब्लड भी थिक हो गया, तो ब्लड ठीक होगा तो वो फ्लो करने में क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। ठीक है ना, एक पानी है, मान लो पानी तो इजिली फ्लो करता है, अगर हम शहद को फ्लो करेंगे तो वो एकदम फ्लो नहीं होगा। तो वही कंडीशन कभी कभी ब्लड की हो जाती है कि ब्लड क्या हो जाता है, कुछ फैक्टर्स की वजह से थिक हो गया, तो वो इतना इजिली फ्लो करेगा ही नहीं जो वो नॉर्मल कंडीशन में फ्लो करता था। तो ऐसे में भी ब्लड क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है। तो अगर ब्लड थिक वाली कंडीशन है तो थिनर्स देते हैं, जिससे ब्लड क्या हो, पतला रहे आपका और आराम से फ्लो कर सके। कभी कभी जैसे ये ब्लॉकेज वाली कंडीशन है, इनिशियली ब्लॉकेज है, तो वैसे तो कुछ नहीं होता, ब्लॉकेज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है फिलहाल, सिवाय स्टंट के। वो क्या करते हैं, स्टंट डाल के आपके हार्ट में क्या करेंगे, ब्लॉकेज को ब्रेक करेंगे। ठीक है, बलून कैथेटर्स भी होते हैं, उसकी हेल्प से ब्लॉकेज को ब्रेक करते हैं, या क्लॉट्स जो आर्टरीज में बन गए उनको ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। हाई बीपी को यही होता है कि ब्लड थिनर्स के कैप्सूल्स दे दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती हैं, जिससे कि ब्लड का फ्लो नॉर्मल तरीके से चलता रहे। और ज्यादा ही किसी की दिक्कत हो गई, मान लो आर्टरीज बिल्कुल ही बंद है, तो फिर लास्ट में यही होता है कि भाई बाईपास सर्जरी कर देते हैं और आपका रूट ही डिफरेंट डाल देते हैं कि इस ये आर्टरी तो बंद है, यहाँ से ना जाके ब्लड दूसरी डायरेक्शन से हार्ट में चला जाए। ठीक है, तो डिफरेंट कंडीशंस आर देयर, तो सभी का अलग अलग तरीका है। मतलब हाई बीपी बोलते हैं कि ज्यादा डेंजरस है, लेकिन लो भी इक्वली डेंजरस है।
हाई के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि हाई कहीं ना कहीं ब्लड उससे फूड से रिलेटेड, आजकल जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि हाई बीपी होने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है हाई बीपी का। और फूड तो है ही, खाना हम लोग का कैसा हो गया है वो सभी जानते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। इसमें ध्यान क्या रखना है कि सिस्टोलिक कौन सा होता है और डायस्टोलिक कौन सा होता है, ठीक है। 120 80 और ये रेंज याद रखना है, सही है। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम कैड या एथ्रियोस्क्लेरोसिस भी बोल देते हैं। जो हमने अभी डिस्कस करा ना, एथ्रियोस्क्लेरोसिस में वही होता है, आपका जो आर्टरीज का ल्यूमन है, जो मैंने अभी बताया, पहले इतनी जगह थी फ्लो करने के लिए, लेकिन क्या हुआ उसमें डिपोजिशन हो गया, क्लॉट्स बन गए अंदर जगह जगह, तो ब्लॉकेज होगी। जो नॉर्मल तरीके से फ्लो कर रहा था ब्लड वो नहीं कर पाएगा, अब ल्यूमन मान लो इतना सा रह गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इस कंडीशन को बोलते हैं एथ्रियोस्क्लेरोसिस। समझ आ गई बात। एथ्रियो नाम ध्यान रखना है, एक सिमिलर इससे मिलती जुलती होती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। उसमें जो आपकी आर्टरी है उसका जो इलास्टिसिटी है ना, वो क्या होता है, वो कॉम्प्रोमाइज होता है। जो इलास्टिसिटी पहले थी वो क्या होगी, वो लास्ट तक नहीं बचेगी। इसका कंडीशन भी ये है कि आपकी इलास्टिसिटी उसमें क्या हो गया, आर्टरी में डिपोजिशंस हो गए। मान लो कोई चीज जम जाएगी तो वो उतनी, वो वैसे नहीं बचेगी ना, एफिशिएंट जितनी होनी चाहिए थी। इसको तुम मैम सिमिलर, एनजाइटी में नहीं दिया हुआ है। ये नहीं दिया हुआ ना, हाँ मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि मिलती जुलती सी टर्म है, ये ध्यान रखना। ये एथ्रियो है, ये आर्टीरियो है, ठीक है। चलो फिर यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं एंजीना। थर्ड इज एंजीना, इसको एंजीना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। एंजीना वर्ड जो रिलेटेड है वो चेस्ट पेन से रिलेटेड है। चेस्ट पेन जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं चेस्ट पेन, अगर साइंटिफिक वे में बोले उसको तो एंजीना पेक्टोरिस बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली है क्या इसमें, जैसे हार्ट के जो मसल्स है, कार्डियक मसल्स को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर किसी वजह से उन मसल्स को क्या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रॉब्लम होने लगेगी मसल्स में, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो है। रीजन क्या हो सकता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रही, रीजन फिर से यही हो सकता है कि मान लो आर्टरी में ब्लॉकेज है तो ब्लड वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। कार्डियक मसल थोड़ी देर तो सर्वाइव करेगी, लेकिन बाद में क्या होगा, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो उस वजह से अगर आपको डिसऑर्डर है या चेस्ट का पेन है तो उसको हम एंजेना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ है हमारा हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर जो दिया है उसके डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। एक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एक है कार्डियक अरेस्ट, इसमें दिया नहीं है। कार्डियक अरेस्ट भी होता है। अरेस्ट मतलब कि सडनली आपके हार्ट ने काम ही करना बंद कर दिया, ठीक है। एकदम से ऐसे कभी बंद नहीं होता अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सडनली क्या हो गया, हार्ट ने पंपिंग ही बंद कर दी। अब इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि भाई आपका पेस मेकर ही सही से काम नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर डाल देते हैं लोगों के अंदर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ही डाल दिया पूरा, कि जो काम ऐसे नोड कर रहा था, बीट करने का काम, बीट को जनरेट करने का काम, अब क्या करेगा, वो आर्टिफिशियल पेस मेकर करेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट की, जिसमें आपका हार्ट ही बीट नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी वर्किंग ही स्टॉप हो गई, ठीक है। एक कंडीशन ये है। हार्ट फेलियर क्या कंडीशन है, इसमें ये देखते हैं कि बेसिकली दोबारा से देखो वही चीज है कि बॉडी या हार्ट को इनफ सप्लाई नहीं मिल रही चीजों की कि वो काम कर सके, उसके मसल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव पंपिंग ही नहीं हो पा रही। अब वो पंपिंग किस वजह से नहीं हो पा रही, ये डिफरेंट एक सब्जेक्ट है, लेकिन बोलते हैं कि लंग्स से रिलेटेड भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे तुमने बोला स्मोकिंग वाला कंडीशन, स्मोकिंग में क्या होगा, कहीं ना कहीं हार्ट वो लंग में इन्फेक्शन होगा, लंग्स का तो क्या था, वॉल डैमेज हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो जो वॉल डैमेज हो रहा है, डिफ्यूजन उसमें क्या होगा, डिसरप्ट होगा, तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं हार्ट को भी इफेक्ट करेंगी ही चीजें, ठीक है। तो ये लिंक है एक चीज। सिमिलरली एक हार्ट अटैक का कंडीशन क्या है, यही है जो मैंने तुम्हें बताया कि कार्डियक अरेस्ट। बुक में ऐसा ही कुछ दिया हुआ है शायद। कंजेशन मतलब होता है किसी चीज का एक तरीके से फंस जाना, या ब्लॉकेज भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। कंजेस्ट बोलते हैं ना, कंजेस्ट नॉर्मल वे में भी यूज करते हैं,
जाम हो जाना, इस तरीके से ब्लॉक हो जाना, रुकावट, ये रुकावट बोल लो, ठीक है। तो ये आपके 4-5 डिजीज जो दिए हैं, इनके सिम्टम्स याद रखने हैं। इसमें सेकंड वाला इज इम्पोर्टेंट और हाइपरटेंशन इज इम्पोर्टेंट, सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब कोई डाउट है तो बताओ।